वेलकम टू दिवाकर फिजिक्स। चलिए इस वीडियो में हम चैप्टर 1 से रिवाइज करेंगे। तो भाई राजदीप जो मेरे स्टूडेंट हैं यूट्यूब में, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि पूरा चैप्टर का जिस्ट वीडियो बनाना है ताकि अच्छे से रिवाइज कर सके वन शॉट में। तो चैप्टर 1 समझने के लिए आपको सबसे पहले फोर्स का डेफिनेशन जानना है। तो फोर्स जैसे छोटे क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं, है ना। फोर्स इज अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन कॉज मोशन, विच कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ मोशन, इट कैन चेंज द डायरेक्शन, इट कैन चेंज द डायमेंशन ऑफ अ बॉडी एंड इट कैन कॉज रोटेशनल मोशन ऑल्सो। तो अभी ये चैप्टर में आपको रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ना है। तो जैसे मान लीजिए एक डोर है ना, ये डोर है यहाँ पर, तो यहाँ हैंडल लगा है और यहाँ पर हिंजेस है। तो ये जो डोर है ना, ये पाइवोटेड एट दिस एक्सिस। तो ये पाइवोटेड है, ये फिक्स्ड है। फिक्स्ड का मतलब क्या है, वहाँ पर फिक्स्ड है लेकिन इट कैन रोटेट, सो फोर्स कैन रोटेट द बॉडी। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं दिस इज पाइवोटेड हियर इन दिस एक्सिस। तो अभी यहाँ पर हम फोर्स लगाते हैं तो ये डोर टर्न करेगा, तो उसी को बोलते हैं टॉर्क। तो रोटेशनल इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। तो टॉर्क का जो और एक मीनिंग होता है मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ फोर्स। तो याद रखिए। तो इसका फॉर्मूला है, अभी इजी डायग्राम यदि हम बनाएंगे तो मान लीजिए ये बॉडी है और यहाँ पर पाइवोटेड है और यहाँ से आपने फोर्स लगाया, ठीक है, ऐसे करके फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में। तो अभी क्या करना है, फोर्स, ये वाला फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये जो फोर्स का डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। हालांकि यहाँ पर फोर्स लग रहा है तो ये डिस्टेंस नहीं लेना है बल्कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। तो इसलिए बोलता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो टॉर्क का सिंबल ये है, तो टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका मतलब रोटेशनल इफेक्ट जो होगा वो सिर्फ फोर्स के ऊपर नहीं, वो डिस्टेंस के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अभी यदि हम डिस्टेंस ज़्यादा ले लेते हैं तो फोर्स कम किया जा सकता है। जैसे मान लीजिए अभी ये डोर या इस बॉडी को रोटेट करने के लिए, है ना, F इंटू डी ये टॉर्क चाहिए। मान लीजिए अभी ये 24 टॉर्क चाहिए, 24। तो इसका यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन और इसका मीटर। तो न्यूटन मीटर इसका यूनिट है, ऐसा यूनिट, डाइन सेंटीमीटर, ये हो गया CGS यूनिट। तो मान लीजिए 24 न्यूटन मीटर हमें टॉर्क चाहिए इस डोर को रोटेट करने के लिए या इस बॉडी को रोटेट करने के लिए। तो उसको हम 24 न्यूटन से अचीव कर सकते हैं और यदि हम 1 मीटर डिस्टेंस में फोर्स अप्लाई करेंगे तो देखिए 24 इंटू 1 24 न्यूटन मीटर होगा, तो बॉडी घूम जाएगा। अभी इसी टॉर्क को अचीव करने के लिए, जिसके लिए वो उसको रोटेट करना है, तो ये हम इसको 12 न्यूटन से भी कर सकते हैं। लेकिन 12 न्यूटन में करने के लिए हमें इसको 2 मीटर डिस्टेंस में फोर्स लगाना पड़ेगा। तो देखिए 12 इंटू 2 इज 24। तो अभी भी बॉडी घूमेगा क्योंकि वो टॉर्क अचीव हो गया। तो यहाँ से क्या समझ में आ रहा है, यदि हमें फोर्स कम करना है तो हमें डिस्टेंस बढ़ाना पड़ेगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हमारा टेंडेंसी है कम फोर्स लगाना है, तो इसलिए हम बोलते हैं ना कन्वीनियंट, ईजी। तो हमारा टेंडेंसी है कम फोर्स लगाना है, तो इसलिए मैक्सिमम डिस्टेंस में हमारा क्या होना चाहिए, फोर्स लगना चाहिए। तो इसीलिए हम देख सकते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल। जैसे देखिए ये डोर हैंडल यहाँ पर फिक्स किया हुआ है, तो डोर हैंडल यहाँ फिक्स करने से, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है, अभी याद रखिए ये जो डिस्टेंस है ना, इसमें बहुत स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है, अप्लाई नहीं कर पाते न्यूमेरिकल्स में। तो ये जो डिस्टेंस, इसका अच्छा से समझिए, ये डिस्टेंस क्या है।
ये डिस्टेंस इज द पॉइंट, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जहाँ पर फोर्स लगता है और कहाँ से डिस्टेंस लेना है, वो हमें एक्सिस ऑफ रोटेशन से लेना है, पाइवट पॉइंट से लेना है। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए एक स्केल यहाँ रखा, तो स्केल यहाँ रखा, एक बॉडी रखा ऐसे, अब यहाँ एक फोर्स लगा, तो ये फोर्स है, तो इसका ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये डिस्टेंस है मिलाना। अभी ये फोर्स है तो ये डिस्टेंस लेना है डी डैश। तो इस तरह से ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ द फोर्स फ्रॉम द एक्सिस, कहाँ से वो रोटेट कर रहा है, अबाउट विच पॉइंट, और कहाँ पर वो फोर्स लग रहा है। तो अभी ये डिस्कशन से हमें समझ में आया कि वी कैन रिड्यूस द फोर्स to produce the same torque, given torque when applied at the larger distance। तो इसलिए हमें ये जो हैंडल है, जो कारपेंटर्स लॉ यहाँ फिट करते हैं। तो वाई, बिकॉज आप बोलिए, आप सोचिए क्या लिखेंगे, तो ये 3 फैक्टर है, 3 चीज़ आपको लिखना है। वाई, so that this handle is fitted here so that perpendicular distance of the force from the axis of rotation increases or becomes maximum, so the given torque can be achieved with the least force। अभी देखिए फोर्स मैक्सिमम, डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो फोर्स कम हो जाएगा, तो टू अटेन द गिवन टॉर्क। तो ये दिखना है, तो इसलिए आपके आंसर में टॉर्क होना चाहिए, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होना चाहिए और फोर्स होना चाहिए, और उसको अंडरलाइन करना है। गिव रीजन आएगा, जैसे और एक है, जैसे स्पैनर है ना, जैसे ये ऐसा होता है, ये तो ये नट को घुमाने के लिए है ना। तो ये लॉन्ग हैंडल क्यों दिया जाता है, ताकि जो मैकेनिक है वो फोर्स यहाँ लगाता है, अब देखा है, तो यहाँ नहीं लगाता, तो यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन और ये फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स होगा, सॉरी मैक्सिमम डिस्टेंस होगा, तो कम फोर्स से भी वो उसको नट को घुमा सकता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जो रोटेशनल इफेक्ट है वो कम फोर्स से भी किया जा सकता है बाय इंक्रीजिंग द डिस्टेंस। तो जितना भी टाइट होगा वो खुल जाएगा, क्योंकि हम तो कम फोर्स लगा रहे हैं जितना हम लगा सकते हैं, लेकिन वो फोर्स का जो रोटेशनल इफेक्ट है वो बढ़ जा रहा है, टॉर्क बढ़ जा रहा है। तो ये आपको याद रखना। तो इसलिए आप ये फॉर्मूला याद करिए, यूनिट याद कीजिए, और SI यूनिट, CGS यूनिट, तो ये याद रखना है। फिर इसमें रिलेशन, सो 1 न्यूटन मीटर, तो कैसे याद रखेंगे इसको, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, 1 न्यूटन फोर्स 1 मीटर डिस्टेंस। तो 1 न्यूटन को डाइन में बनाइए 10⁵, और 1 मीटर को सेंटीमीटर में बनाइए, तो क्या हो जाएगा, सो 10⁷ डाइन पर सेंटीमीटर। अभी एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स MCQ ये आ सकता है, और कभी कभी ऐसे भी आ सकता है, 1 डाइन सेंटीमीटर इज इक्वल टू डैश न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर आपको लिखना है 10⁻⁻⁷। तो 1 न्यूटन मीटर ये आपको याद करके जाना है, यदि उसका उल्टा पूछता है तो -7 लिखना, तो याद कीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अभी ग्रेविटेशनल यूनिट है, फोर्स को हम kgf में मेज़र करते हैं, और इसको हम मीटर में मेज़र कर सकते हैं, सेंटीमीटर में ही मेज़र कर सकते हैं। और 1 kgf क्या हो गया, 1 kgf इज 9.8 न्यूटन, तो 1 kgf मीटर हो जाएगा 9.8 न्यूटन मीटर। तो ये रिलेशन भी पूछ सकता है। तो इस तरह से आपको डेफिनेशन, फॉर्मूला और गिव रीजन टाइप
यूनिट्स। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट का। अभी जब बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं, है ना, जब बॉडी को हम फोर्स लगाते हैं तो वो रोटेट कर रहा है। इस केस में हम यही सीख रहे हैं, है ना, रोटेट कर रहा है। अभी रोटेट दो तरीके से कर सकते हैं। तो जैसे ये बॉडी है, जैसे ये बॉडी है, ये मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया। बी, यदि आप ये फोर्स कंसिडर करेंगे F, तो आप ये बॉडी किस साइड को या कैसे रोटेट करेगा, तो याद कीजिए कैसे रोटेट करेगा। जैसे यहाँ पर ऐसे सपोर्ट किया और इधर फोर्स लगाया, तो देखिए ये ऐसा रोटेट कर रहा है इस फोर्स की वजह से, तो हम बोलते हैं इसको ऐसा रोटेट कर रहा है। तो ये हो गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज रोटेशन। मतलब तो जो क्लॉक होता है ना, तो यहाँ पर 12, 3, 6, 9 ऐसा रहता है। तो जो क्लॉक के हैंड्स है ये इधर रोटेट करता है, ऐसे रोटेट करता है, तो इसी को बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अभी तो इसलिए इसको बोलते हैं क्लॉकवाइज मोमेंट, और क्लॉकवाइज मोमेंट को नेगेटिव मोमेंट लिया जाता है। ये रूल है, कन्वेंशन है। ठीक है, क्लॉकवाइज मोमेंट इज नेगेटिव मोमेंट। अभी ये फोर्स को सोच लीजिए, अभी ये इधर सपोर्ट किया और ये इधर टर्न कर रहा है, इधर टर्न कर रहा है, तो इसका टेंडेंसी है इसको इधर रोटेट करने का। तो कैसे रोटेट करने का टेंडेंसी है, देखिए कैसे घूम रहा है ये पेन, ऐसे। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे घुमाने का टेंडेंसी है, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, तो इसको पॉजिटिव लिया जाता है। तो जब भी एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट लेंगे तो पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज नेगेटिव। तो ये साइन कन्वेंशन याद कर लीजिए। तो अभी मान लीजिए एक बॉडी में ये सिचुएशन में, तो इधर एक फोर्स लग रहा है, इधर एक फोर्स लग रहा है, और ये इधर घुमाना चाहता है, ये उधर घुमाना चाहता है। तो लेकिन ये दोनों का टॉर्क या रोटेशनल इफेक्ट सेम हो गया, इक्वल हो गया, मोमेंट इक्वल हो गया। तो ये कैसे रहेगा, ये ऐसे ही बैलेंस में, इक्विलिब्रियम में रहेगा, बैलेंस पोजीशन में रहेगा। इधर फोर्स नहीं लग रहा है तो ये इधर घूमना शुरू करेगा, इधर फोर्स नहीं है, सिर्फ इधर है, तो इधर घूमना शुरू करेगा। तो ये इक्विलिब्रियम नहीं है, दोनों फोर्स लग रहे हैं और दोनों फोर्स के कारण जो मोमेंट है इक्वल है, तो उसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो इस सिचुएशन को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो हमें लिख सकते हैं इन इक्विलिब्रियम एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। तो याद कीजिए, तो इक्विलिब्रियम लिखना है, सिर्फ कभी कभी बच्चे क्या लिख देते हैं, एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, नहीं, इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो अभी इन इक्विलिब्रियम ये दो टॉर्क इक्वल हो गए, तो ये क्या रोटेट करेगा, नहीं, रोटेट नहीं करेगा। इसलिए इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस्ड, तो ये इसी तरह रहेगा। तो इसका नेट टॉर्क 0 होगा। नेट टॉर्क क्या हो गया, नेट टॉर्क 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए बॉडी को मूव नहीं होना चाहिए। दो फोर्स लग रहे हैं या तीन भी लग सकते हैं, इधर और एक, लेकिन नेट मोमेंट इज 0, सो देन द बॉडी विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये पहला कंडीशन है, when the body is in equilibrium, condition of equilibrium। अभी ये मैंने क्या किया, रोटेशनल मोशन के बारे में बताया। तो रोटेशनल मोशन में फोर्स का जो काम है वो टॉर्क करता है, इसलिए नेट टॉर्क 0 लेना है, ठीक है।
ओके, और 0 न्यूटन मीटर या 9 सेंटीमीटर। और दूसरा एक कंडीशन है कि नेट फोर्स शुड बी 0। ये हो गया लीनियर मोशन के लिए। लीनियर मोशन के लिए नेट फोर्स 0 होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बॉडी जा रहा है ना, बॉडी जा रहा है, तो यहाँ पर अचानक इधर से फोर्स लग गए, लेकिन ये बॉडी में कोई चेंज नहीं आया, डायरेक्शन में चेंज नहीं आया, इसका स्पीड में चेंज नहीं आया, तो ये फोर्स क्या कर रहे हैं? तो फोर्स तो लग गए, 4 फोर्स लगे यहाँ पर, तो वो फोर्स के कारण इसमें कोई चेंज नहीं आया, मतलब स्पीड में चेंज नहीं आया, डायरेक्शन में भी चेंज नहीं आया। तो इसका मतलब ये नेट फोर्स 0 है। इस तरह से लग रहा है कि ये नेट फोर्स 0 है, इसलिए इसका फोर्स स्पीड बढ़ा सकता है, यहाँ नहीं बढ़ रहा है। फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, यहाँ पर नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब है ये चारों फोर्स लग तो रहे हैं, लेकिन उनका नेट फोर्स 0 है, इफेक्ट 0 है, इसलिए ये कंटिन्यू चलते रहेगा। उसी तरह एक बॉडी एट रेस्ट में ले लीजिए, बॉडी एट रेस्ट, तो इसमें भी 4 फोर्स या 3, 4, 10 जो भी फोर्स लग रहे हैं, है ना, इधर लग रहे हैं, इधर लग रहे हैं, ऐसा फोर्स लग रहे हैं अलग अलग तरीके से। तो लेकिन ये बॉडी एट रेस्ट है ना, वो रेस्ट में ही रहता है। तो अभी फोर्स लगाने तो बॉडी मूव करेगा, फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट, है ना, लेकिन यहाँ पर रेस्ट है तो रेस्ट में ही है, तो वो फोर्स क्या कर रहे हैं? तो इसका मतलब फोर्स का कोई इफेक्ट नहीं दिख रहा है, तो रेस्ट का रेस्ट में ही रहेगा, और मोशन है तो मोशन में ही रहेगा। तो इसलिए ये दोनों केस जो है इक्विलिब्रियम होगा। तो इसलिए याद कीजिए दूसरा कंडीशन, सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, डेल्टा एफ इज इक्वल टू 0, डेल्टा टी इज इक्वल टू 0। अभी डेल्टा टी 0 कैसे हुआ? एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मोमेंट, चाहे जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ये बॉडी एट रेस्ट, ध्यान दीजिए, बॉडी एट रेस्ट रिमेन्स एट रेस्ट अंडर द एक्शन ऑफ सेवरल फोर्सेस। सेवरल फोर्सेस लगने के बाद भी बॉडी जो रेस्ट में है, इट इज़ रिमेनिंग एट रेस्ट, रेस्ट में ही रहता है, नहीं मूव करता है। तो यहाँ पर ये कंडीशन फॉलो हो रहा है, तो इसको हम इक्विलिब्रियम लेंगे, लेकिन बॉडी एट रेस्ट है तो इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम लेंगे, स्टैटिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम यही कंडीशन भी फॉलो करेगा, दोनों कंडीशन। और ये हो गया डायनामिक इक्विलिब्रियम, डायनामिक इक्विलिब्रियम। तो 2 टाइप के इक्विलिब्रियम आप पढ़िए, तो डेफिनेशन, कंडीशंस और 2 एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, ठीक है, 2 एग्जाम्पल पढ़ लीजिए, तो यही आपको इसी में से आ सकता है। तो अभी ध्यान देने वाला बात क्या है? टॉर्क भी 0 होना चाहिए तो रोटेशन नहीं होगा, नेट फोर्स 0 होना चाहिए तो उसका डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, स्पीड चेंज नहीं होगा, वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, और रेस्ट में है तो उसका रेस्ट, पोजीशन ऑफ रेस्ट भी चेंज नहीं होगा, मोशन में नहीं आएगा। तो इस तरह से ये 2 कंडीशन आपको पढ़ना है। तो अभी चलिए मैं बताता हूँ आपको डायनेमिक का और स्टैटिक का 2 एग्जाम्पल पढ़ना है आपको। तो आप देख सकते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम के 2 एग्जाम्पल, फिजिक्स बुक लाइंग ऑन हॉरिजॉन्टल टेबल टॉप। तो यहाँ पर फिजिक्स बुक लेते हैं, यहाँ पर तो एक वेट है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो 2 फोर्स एक्ट कर रहे हैं, लेकिन फिजिक्स बुक रेस्ट में है तो इसलिए स्टैटिक इक्विलिब्रियम है। अभी फिजिकल बैलेंस में क्या है, यहाँ पर एक पैन होता है, इधर एक पैन होता है, इक्वल डिस्टेंस रहता है, यहाँ पर पॉइंटर रहेगा और यहाँ पर इक्वल वेट लगा है ना, ये तो ये वेट 1 इधर घुमाना चाहेगा और ये वेट इधर घुमाना चाहेगा, तो दोनों क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेंगे, लेकिन यदि इक्वल वेट है और इक्वल डिस्टेंस है तो इधर का टॉर्क, इधर का टॉर्क, इधर का टॉर्क इक्वल होगा, है ना। तो ये क्या करेगा, ये क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज
तो नेट टॉर्क 0 होगा। तो क्लॉकवाइज नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव, बोथ आर इक्वल, तो 0 हो जाएगा। तो नेट टॉर्क 0 हो गया, तो इसका मतलब ये स्टैटिक, और ये रोटेट नहीं कर रहा है, मूव नहीं कर रहा है, रोटेट नहीं कर रहा है, तो ये क्या हो गया, स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो गया। दूसरा है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का, याद कीजिए, रेन ड्रॉप फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी। तो जब रेन ड्रॉप स्टार्ट करता है हाइट से, तो क्या होता है, ग्रेविटी के कारण उसका स्पीड तो बढ़ते जाना चाहिए, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, लेकिन सर्टेन स्टेज में आने के बाद इसमें क्या होता है, वेट, अप थ्रस्ट और एक स्टोक्स फोर्स होता है, जो विस्कस फोर्स एयर के कारण, तो ये अपोजिट टू द मोशन लग रहा है, तो ये दोनों फोर्स इसके साथ इक्वल हो जाएंगे। तो हम देख सकते हैं अपवर्ड फोर्सेस इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्सेस, तो नेट फोर्स कितना होगा, तो 0 होगा। तो उसके बाद क्या होगा कि जो ड्रॉप है वो टर्मिनल वेलोसिटी के साथ आएगा, इक्वल यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, इसलिए हम उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, और इस वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। तो ये कैसे आए, कोई ज़रूरत नहीं है समझने का उतना डिटेल में, आपको सिर्फ लिखना है, और रेन ड्रॉप फॉलिंग विद टर्मिनल वेलोसिटी, इतना लिख दीजिए। ओके, दूसरा है एरोप्लेन फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद यूनिफॉर्म स्पीड। तो इसको भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं, क्योंकि वो मोशन में है लेकिन नेट फोर्स 0 है, इसलिए यूनिफॉर्म स्पीड में जा रहा है और हॉरिजॉन्टली चल रहा है। तो ये आप दो एग्जाम्पल याद रखिए, और इसी कंडीशंस के ऊपर और दूसरे एग्जाम्पल भी है टेक्स्ट बुक में, वो मिलेगा आपको, तो वो भी वही 2 कंडीशन से आपको फॉलो करना है, नेट टॉर्क 0 और नेट फोर्स 0, तो ये कंडीशंस है, तो ये फॉलो करते हैं, तो ये इक्विलिब्रियम में होते हैं। और इक्विलिब्रियम होने के बाद यदि बॉडी रेस्ट में है तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम ले लीजिए, और बॉडी अभी भी मूव कर रहा है द सेम स्पीड सेम डायरेक्शन, तो डायनेमिक ले लीजिए, है ना। तो इस तरह से समझ सकते हैं। तो अभी नेक्स्ट हम कपल के बारे में पढ़ेंगे। चलिए अभी कपल के बारे में जानेंगे। तो कपल का मतलब होता है 2, है ना। तो यहाँ पर फोर्स का चैप्टर में कपल दिया है, तो इसका मतलब 2 फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं, 2 फोर्स। तो अभी एक फोर्स इधर लग रहा है और इक्वल फोर्स इधर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो गया, सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट forces acting on a body so couple is a system of 2 equal and opposite forces acting on a body with different lines of action। ये तो लाइन ऑफ एक्शन मतलब देखिए, ये फोर्स इस डायरेक्शन में कर रहा है, इस लाइन में, और ये फोर्स इस लाइन में कर रहा है, सेम लाइन नहीं है। अब मान लीजिए एक बॉडी है ऐसे ऐसे, तो यहाँ आप फोर्स लगाइए और यहाँ एक फोर्स लगाइए, ये 10 न्यूटन 10 न्यूटन, तो इक्वल एंड अपोजिट तो है लेकिन सेम लाइन में एक्ट कर रहे हैं, तो ये कपल नहीं बनेगा। तो कपल तभी बनता है डिफरेंट लाइंस में, थोड़ा सा अलग जगह में होना चाहिए। जैसे ये आईसीसी में ऐसे पूछ सकता है, ये 10 न्यूटन ए बी सी, सो विच 2 फोर्सेस फॉर्म अ कपल, तो ये दोनों कर रहे हैं नहीं, क्योंकि सेम डायरेक्शन में है, डिफरेंट लाइंस तो है
बट सेम वैल्यू भी है, लेकिन सेम डायरेक्शन है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन बट सेम डायरेक्शन। तो ये दोनों ए एंड सी फॉर्म कपल। तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इसलिए ध्यान से डेफिनेशन को देखना। तो एग्जाम्पल क्या है, ओपनिंग कैप ऑफ अ बॉटल, ओपनिंग वाटर टैप। जैसे अभी कैप ऐसा रहता है ना, एक कैप रहता है, ये बॉटल है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे पकड़ते हैं। देखिए यहाँ पर फोर्स कैसे लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है थंब से, और दूसरा फिंगर्स, ये फिंगर से इस साइड लग रहा है, और ये डिस्टेंस है। तो ये कपल बन रहा है, बिकॉज टू फोर्सेस आर एक्टिंग एंड they are not in same direction but different line of action। तो ये कपल हो गया। तो अभी ये क्या करना चाहेगा, ये फोर्स ये एक एंटी क्लॉकवाइज घुमाना चाहेगा। अब ये फोर्स इसको ऐसे ले जाना चाहता है, तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज ही घुमाना चाहता है। तो दोनों एक ही टाइप के मोमेंट बन रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को हेल्प करते हैं, ऐसे याद रखिए। तो इसलिए दो फोर्स होते हैं तो कपल बनते हैं। दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन उनका जो टॉर्क है एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए दे हेल्प ईच अदर। इसलिए अल्टीमेटली हम जब ऐसे फोर्स लगाते हैं तो कैप खुल जाता है या बंद हो जाता है। तो इसलिए व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ कपल, इफेक्ट ऑफ कपल क्या है, रोटेशन। तो रोटेशन होगा तो यहाँ मोमेंट होगा, है ना, तो इसलिए उसको बोलते हैं मोमेंट ऑफ कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल, तो फॉर्मूला क्या है, देखिए ये यहाँ पर ये इसको मूव करेगा, मान लीजिए ये पूरा ये डी है, डिस्टेंस डी है, तो ये एफ इंटू डी बाई टू हो जाएगा, और ये एफ इंटू डी बाई टू, तो दोनों ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, एफ इंटू डी आ गया। तो लेकिन ये डी और मोमेंट ऑफ फोर्स का जो एफ इंटू डी फार्मूला है ये अलग है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक फोर्स काम कर रहा है एफ, और उस फोर्स का डिस्टेंस जहाँ से वो घूम रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो डिस्टेंस लेना है, तो एफ इंटू डी, तो डी को याद रखिए। और यहाँ पर जो मोमेंट ऑफ कपल है एफ इंटू डी, फार्मूला सेम है ना, लेकिन ये है दो फोर्स एक्ट कर रहे हैं, इक्वल है, तो ये आइदर फोर्स, कोई भी एक फोर्स लेना, इंटू डी क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लेकिन बिटवीन टू फोर्सेस। ध्यान दीजिए, तो ये डी में अलग है और ये डी अलग है, फार्मूला एक ही लेकिन डी का सेंस अलग है। तो यहाँ से रोटेशन हो रहा है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन ये डी है, ये फोर्स का एक्सिस ऑफ रोटेशन से नहीं है, ये इस दोनों फोर्स के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो वो उसको लेना है, ठीक है। तो अभी जैसे एक फोर्स ऐसा दिया रहेगा, ऐसा है ना, तो हमको परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना, ऐसा नहीं लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, वो डी है ये। तो कोई एक फोर्स ले लीजिए और डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। अभी इसका इफेक्ट भी क्या है, रोटेशन है। अभी दोनों फोर्स हेल्प कर रहे हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, जैसे बहुत जगह में, जैसे ये स्टीयरिंग व्हील है ना, ये स्टीयरिंग व्हील है, ये स्टीयरिंग व्हील हो गया। तो ड्राइवर क्या करेगा, एक फोर्स इधर लगाएगा ऐसा, तो ये फोर्स ऑटोमेटिकली ऐसे आता है, नीचे आएगा ये, तो ये डिस्टेंस, तो ये फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा।
तो अभी हमारा टेंडेंसी पहले मैंने जैसे बताया कम फोर्स लगाने का, तो कम फोर्स लगाएंगे लेकिन उसको मोमेंट ऑफ कपल यानी कि घुमाने के लिए जो मोमेंट लगेगा कम फोर्स से मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस ज़्यादा होना चाहिए, है ना, जैसे वो एग्जांपल मैंने समझाया। तो इसलिए जो स्टीयरिंग व्हील है ना, तो इतने छोटे नहीं रखते हैं, तो छोटा रखेंगे तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से कम हो जाएगा, तो विद द गिवन फोर्स टॉर्क कम हो जाएगा, या कम फोर्स हम लगाना चाहते हैं, डिस्टेंस भी कम लिया तो टॉर्क बहुत कम लगेगा या मोमेंट ऑफ कपल कम लगेगा, तो घुमाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए थोड़ा बड़ा रखते हैं, तो बड़ा रखते हैं, देखिए तो डिस्टेंस बड़ा हो गया तो कम फोर्स से भी काम चलेगा, तो इजी ड्राइविंग उसमें हमको समझ में आता है। तो लिखना क्या है, व्हाई द स्टीयरिंग व्हील इज गिवन सम डायमीटर, तो क्या लिखना है, सेम जैसे मैंने पहले बताया, सो दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस becomes or increases and given moment of couple can be achieved with the least force or less force, or the given force can produce larger moment of couple, ऐसे भी लिख सकते हैं। तो लेकिन आपको डिस्टेंस और कपल और फोर्स के बारे में इसमें लिखना चाहिए, तो इस तरह से ये कपल को समझ सकते हैं। तो कपल का इफेक्ट क्या है, रोटेशन। एग्जाम्पल ये याद रखिए, आपके टेक्स्ट बुक में बहुत सारे दिए हैं, उसको भी पढ़ लीजिए। और ये यूनिट ऑफ कपल भी आप देख सकते हैं, जैसे यहाँ पर फॉर्मूला सेम है, तो न्यूटन मीटर डाइन सेंटीमीटर, इसका रिलेशन एक ही है ना। तो फॉर्मूला, इसका एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ये नोटेशन जो है ना, एफ क्या है, डी क्या है, यहाँ पर एफ क्या है, डी परपेंडिकुलर क्या है, तो ये सब चीज़ अच्छे से आपको समझना है। उसके बेस में आप न्यूमेरिकल का अच्छे से वैल्यू पुट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो ये है कपल के बारे में। अभी नेक्स्ट हम जाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इसमें हम समझ सकते हैं कि एक पॉइंट है जहाँ पर ग्रेविटी एक्ट करता है ना। तो ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जैसे अभी ये बॉडी है ना, तो इसको छोड़ देंगे तो ये इट विल फॉल। तो ये क्यों, बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। लेकिन वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहाँ लगता है, इधर में कहाँ लगता है ना। तो एक पॉइंट है इस बॉडी का जहाँ पर ग्रेविटी यानी कि इसका वेट एक्ट करता है, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो जैसे अभी एक बॉडी को यदि हम लेंगे तो ये पार्टिकल भी इधर वेट होगा W1, अब इस पार्टिकल का इधर होगा W2, तो ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। अभी ये जो बॉडी है अभी वो नीचे गिरेगा, तो इसका मतलब ये वेट लगेगा या ये वेट लगेगा, तो सभी वेट लगेंगे। लेकिन ओवरऑल जो है एक पॉइंट है इसमें, मान लीजिए यहाँ पर है, अभी ये वेट क्या करेगा, ये मोमेंट काम करेगा और ये इधर मोमेंट करेगा, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। तो ऐसे ही इधर वाले जो पार्टिकल है ये भी इससे क्या करेगा, इधर W3 ऐसे मोमेंट करेगा। तो लेकिन तो ये जो बॉडी है ना, ये बॉडी है, इसको एक जैसे मैंने ये डस्टर लिया तो अभी इसमें ये पार्टिकल्स है जैसे मैंने यहाँ पर दिखाया, तो यदि मैं इसको यहाँ रखूँ तो ये इधर ऐसे टपल हो जाता है, यहाँ रखूँ तो यदि ये पॉइंट में रखेंगे क्योंकि इधर का डिस्टेंस ज़्यादा हो गया, बहुत सारा मास आ गया है ना, तो उसका मोमेंट ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये इधर रोटेट कर रहा है। अभी मैं इसको यहाँ पर सपोर्ट करूँ तो देखिए उधर घूम रहा है। अभी इधर का जो पार्टिकल्स हैं उनका वेट का जो मोमेंट है ज़्यादा हो रहा है। तो एक ऐसा पॉइंट है मैं ले सकता हूँ जिसमें मैं बैलेंस करूँ, तो ये देखिए ये
डस्टर जो है ये बैलेंस हो जाएगा। एक ऐसा पॉइंट है इसका, कहीं ना कहीं है, ये देखिए। अभी इस मोमेंट में भी इधर वाले पार्टिकल का भी मोमेंट है जो क्लॉकवाइज घुमाएगा आपके तरफ से, और इधर वाला एंटी क्लॉकवाइज घुमाएगा, क्योंकि हर एक पार्टिकल को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है। तो लेकिन ये कभी ना इधर गिर रहा है ना उधर गिर रहा है, तो ये बैलेंस्ड हो गया, यानी कि इक्विलिब्रियम में हो गया। तो इक्विलिब्रियम हम समझ चुके हैं। तो अभी इसका मतलब क्या है, इधर के मोमेंट और इधर के मोमेंट इक्वल हो गया। अबाउट विच पॉइंट, पॉइंट ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है इस पॉइंट में। तो इसका मतलब और एक पॉइंट समझ सकते हैं कि इट इज अ पॉइंट द बॉडी अबाउट विच द टोटल क्लॉकवाइज मोमेंट of the weight of the particles is equal to the anti-clockwise moment of the weight of the particles about that point, जिसे मैंने अभी डस्टर में दिखाया। तो उसको बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो इसलिए जब मैंने इसको यहाँ पर बैलेंस किया ना, यहाँ पर बैलेंस किया तो ये नहीं गिर रहा है। अभी अर्थ देखिए कोई ना कोई पॉइंट है। अभी मैंने यहाँ बैलेंस किया तो ये डस्टर इज नॉट फॉलिंग, अभी नीचे नहीं गिर रहा है। इसका मतलब क्या है कि वेट इसी जगह में लग रहा है जहाँ पर मैंने बैलेंस किया है। तो इसलिए ओवरऑल वेट एक्ट्स एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, हम बोल सकते हैं ओवरऑल वेट यहाँ पर एक्ट कर रहा है। इसलिए हम और एक तरीके से बोल सकते हैं the overall mass of this body is assumed to be concentrated somewhere here। तो उसी जगह में वेट लग रहा है, और इसलिए मैंने यहाँ पर बैलेंस किया तो आई एम अप्लाइंग नॉर्मल रिएक्शन, तो ये बैलेंस हो गया। तो इसलिए वेट एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सो टोटल वेट एक्ट्स एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अभी ये पार्टिकल्स भी कर रहे हैं, लेकिन इसके मोमेंट और उसके मोमेंट इक्वल है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अभी कुछ रेगुलर सॉलिड्स के बारे में पढ़ना है। जैसे रॉड है तो उसका सेंटर हो जाएगा यूनिफॉर्म, है ना, यूनिफॉर्म है तो सिमेट्रिकली सेंटर में लेना। यदि सिलेंडर है तो उसका भी मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस हो जाएगा, और यदि हॉलो स्फीयर है तो उसका सेंटर में हो जाएगा। सॉलिड स्फीयर मतलब ये पूरा जो है वो बॉडी मटेरियल से बना हुआ है, उसका भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर है। और इसको यदि हॉलो सिलेंडर, हॉलो या सॉलिड सिलेंडर बोलेंगे तो सिमेट्रिक रहता है, तो इसलिए सेंटर ऑफ द और मिड पॉइंट ऑफ द एक्सिस ऑफ द सिलेंडर ऐसे ले सकते हैं। अभी चैलेंजिंग कब आता है, जब ट्राइंगल का आता है। ट्राइंगल, तो ट्राइंगल का क्या करना है, तो एक ट्राइंगल बनाना है, डायग्राम भी आ सकता है। तो ये जो वर्टेक्स है इसका अपोजिट साइड है ना, ये इसका मिड पॉइंट ले लेना पहले। तो ये आप मेजर कर लिए, मान लीजिए 6 सेंटीमीटर है तो 3 है ना, मिड पॉइंट लेना है, इसको ज्वाइन कर दो। फिर ये वर्टेक्स लेना है तो इसका अपोजिट साइड ये हो गया, इसका भी मिड पॉइंट में ज्वाइन करना। तो याद रखना मिड पॉइंट में, तो कभी कभी बच्चा ऐसे ऐसे कर देता है, ऐसा तो दिख रहा है कि ये मिड पॉइंट नहीं है तो रॉन्ग हो गया, है ना, ऐसे बना देते हैं। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी रॉन्ग है, ये दिख रहा है ये मिड पॉइंट नहीं है, इधर कम है इधर ज़्यादा है ना। तो स्केल से मेजर करना, तो इसको बोलते हैं मीडियंस, तो इसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो कहाँ पर है, एट इट्स सेंट्रॉइड लिख दीजिए, या एट द मिड पॉइंट, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो इसको बोलते हैं मीडियंस। तो MCQ आ सकता है, द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द ट्राइंगुलर बॉडी इज एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, मीडियंस, ऐसे ज्योमेट्रिकल लाइंस रहते हैं, वो टर्म्स हैं, तो उसको हिसाब से दे सकता है। तो आपने पढ़ा है कि इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, तो आपको इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस में लिखना है, तो याद रखिए। अभी ये ट्राइंगल का साइड दे सकता है, जैसे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो पहले इसको कंस्ट्रक्ट करना है, कंपास से करना है, फिर मिड पॉइंट लेके ये बनाना है। दूसरा चैलेंज है हॉलो कोन, फिर सॉलिड कोन। तो हॉलो कोन कैसा होता है, यहाँ पर है ना, ऐसे बीच में हॉलो है, खाली है, और ये जो है सॉलिड कोन पूरा है। अभी आपको एक क्वेश्चन बना के दे सकते हैं, जैसे आइसक्रीम का कोन है ना, ये खाली कोन है, एम्प्टी कोन, फिर उसको आइसक्रीम से भर दिया। अब इसको उल्टा करेंगे, उल्टा करके लेंगे, तो आइसक्रीम से भर दिया तो सॉलिड कोन हो गया। फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिर अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। तो क्या पढ़ना है, तो हॉलो कोन का h/3 फ्रॉम द बेस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये कुछ बच्चे लोग खाली h/3 याद कर लेते हैं, फिर वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो h/3 फ्रॉम द बेस ये, और ये है h/4 फ्रॉम द बेस। ये h/4 फ्रॉम द बेस, तो h/4 फ्रॉम द बेस। तो क्या करना है हमें, तो एक आइडिया बता देता हूँ आपको। जब भी आप एग्ज़ाम में ड्रॉ करेंगे, यदि आया है क्वेश्चन, तो एग्ज़ाम शीट में ये ऐसे लाइंस रहता है ना, तो इसमें कितना स्पेसिंग लेना है, 1 2 3 4 स्पेसिंग देखिए, 1 2 3 4। तो यदि हाइट नहीं दिया है तो ऐसे बनाएंगे, 4 स्पेसिंग ले लीजिए। तो ये बेस हो गया, और यहाँ से बोल रहे h/4, तो h/4 का मतलब क्या है, 1/4h, 1/4 ऑफ h। तो h में 4 स्पेसिंग लिया था, तो यहाँ से बेस से 1 स्पेसिंग लेके ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगा दीजिए, आपको कुछ भी मेजर नहीं करना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ h/3 है, तो यहाँ 3 स्पेसिंग लेके कौन बना लीजिए, ये 1 2 3 स्पेसिंग, तो बेस से 1/3, तो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो जाएगी। तो इस तरह से आपको याद रखना है। अभी कभी कभी वही आइसक्रीम, कोन इज फिल्ड विद आइसक्रीम, द कोन इज फिल्ड विद आइसक्रीम, विल इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज, ऑब्वियसली इट विल चेंज। यहाँ पर h/3 था, अभी h/4 हो गया, और थोड़ा नीचे आ जाएगा बेस से। फिर आपको हाइट दिया रहेगा, जैसे पिछले बार दिया था हाइट 6 सेंटीमीटर, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है, तो हॉलो कोन है, तो 1/3 6 कीजिए, 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द बेस लिखिए। तो ये याद रखना, फ्रॉम द बेस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं पढ़ते हैं, बहुत कंफ्यूज हो जाता है। और यदि सॉलिड है तो 1/4 ऑफ 6, यानी कि 1.5 फ्रॉम द बेस, ऐसे होता है। और कभी कभी व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, ऐसे पूछ लेंगे। तभी देखिए यहाँ पर ये आपको बेसिक मालूम है कि ये 1/4 ऑफ 6 है, h है, 1/4 ऑफ h तो पढ़ लिया। अब वो किधर से आपको नहीं पढ़ा, मान लीजिए यहाँ से आपने पढ़ लिया, तो आप तो यहाँ मार्क कर देंगे, तो बेस से आपको मार्क करना है। तो अभी यहाँ पर 1.5, यहाँ से 1.5 है, तो वर्टेक्स से कितना दूर में होगा, तो ये टोटल 6 है, 6 माइनस 1.5, so 4.5. So the center of gravity is located at 4.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द वर्टेक्स। ऐसे भी हो सकता है, ऑप्शन में आ सकता है MCQ, और ये ना हो कि 1.5 फ्रॉम बेस, या लिखा हो 1.5 फ्रॉम द वर्टेक्स, ऐसा लिखा हो, वर्टेक्स से लिखा हो, तो आप सोचेंगे अच्छा 1/4 ऑफ 6 1.5 आया, तो वही राइट है। तो याद रखना कि ये बेस लिखा है कि वर्टेक्स लिखा है, तो वो याद रखना है।
तो उसी हिसाब से आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल सकते हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में भी ये कौन बेस्ड क्वेश्चन है, आप उसको इस वीडियो देखने के बाद आप सॉल्व कीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमेशा बेसिक्स में अच्छा क्लियर करना। तो ये h/3 h/3 h/4 पढ़ लेते हैं, थोड़ा घुमा दिया बस रॉन्ग। तो ये बेसिक याद रखना। फ्रॉम द बेस है, फ्रॉम द वर्टेक्स है, कभी माइनस करना पड़ेगा, कभी प्लस करना पड़ेगा, तो ये सब आप देख लीजिए। तो ये जो टेक्स्ट बुक में और भी सॉलिड्स हैं तो उसमें डायग्राम और पोजीशन याद रख लीजिए। और रेक्टेंगल और होगा तो डायगोनल को बनाना है और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो इसी तरह स्क्वायर और रम्बस, तो उसी तरह सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपको याद रखना है। तो डेफिनेशन अभी क्या है, एक चीज़ और बताना भूल गया मैं, तो ये याद रखना है। जैसे ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो यहाँ पर मैंने ये बैलेंस कर लिया, चलिए ये देखिए, है ना, बैलेंस हो गया ना। अभी मैं यदि इस यहाँ पर यदि पेन रख दूँ ना, तो ये पेन रख दूँ तो ये इधर गिर जाएगा। तो अभी ये पेन इधर रखने से ये इधर टर्न हो रहा है, तो अभी दिस इज नॉट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। नाउ दिस इज नो लॉन्गर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ दिस सिस्टम। तो अभी क्यों, क्योंकि इधर टर्न कर रहा है। तो यदि मैं ट्राई करूं तो इस साइड में थोड़ा इधर शिफ्ट करके, इधर शिफ्ट करके तो मैं बैलेंस कर सकता हूं। मतलब अभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इधर शिफ्ट हो गया, इधर। तो क्यों, क्योंकि इधर एक्स्ट्रा मास आ गया। तो जिधर मास होगा ज़्यादा उधर ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अभी मैं इसको उधर ले जाऊं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी उधर शिफ्ट हो जाएगा। सो व्हाट इज द फैक्टर अफेक्टिंग सेंटर ऑफ ग्रेविटी? द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, शेप ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी फिक्स नहीं है, हाँ, तो उस मास के साथ चेंज हो सकता है। जैसे यहाँ थोड़ा और मास लगा दिया यहाँ पर, तो देखिए इधर टर्न करेगी, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, तो थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो वही क्वेश्चन पूछ सकता है, विच साइड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी शिफ्टेड इफ सम मास इज प्लेस्ड हियर। तो ये याद पूछ सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अभी जैसे इसमें और एक पॉइंट फॉलो कीजिए, हॉलो स्फीयर में। हॉलो मतलब ऐसा है, मटेरियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड हियर ओनली, है ना, लेकिन सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आउट ऑफ द मास है। सो इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉसिबल वेयर नो मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड? तो आपको लिखना है यस, यस। एग्जाम्पल, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, और एक रिंग होता है जैसे बैंगल, है ना, रिंग, तो उसका भी सेंटर में वेयर नो मास इज प्रेजेंट। तो रिंग, हॉलो स्फीयर, हॉलो कोन, तो ये कुछ एग्जाम्पल है वेयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज आउटसाइड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास और वेयर नो मास इज प्रेजेंट सिमेट्रिकली। तो इसलिए ये एग्जाम्पल्स याद रखिए द सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए। अभी हम सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में जानेंगे। तो सर्कुलर मोशन आपके सिलेबस में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म मतलब क्यों बताया है? तो ये स्पीड यूनिफॉर्म है, मतलब इट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम। ठीक है, स्पीड सेम है। स्पीड जैसे यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो टाइम लगता है, इतना ही डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम लगेगा। तो स्पीड सेम है। सो विच क्वांटिटी रिमेन्स सेम इन रिमेन्स कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? तो आपको लिखना है स्पीड। ठीक है, अभी एक बॉडी जब इधर जा रहा है तो ये सीधा क्यों नहीं जाता है? तो क्योंकि इसके तरफ एक सेंटर के तरफ एक फोर्स एक्ट करता है, तो इसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है? इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ
टूवर्ड्स द सेंटर। तो इसका डायरेक्शन क्या है? टूवर्ड्स द सेंटर। टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर पाथ। तो आपको डायग्राम बनाने आ सकता है। मार्क द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इधर, यहाँ पर कहाँ लग रहा है? सेंटर। तो ये बॉडी इधर जाना है, ये जा नहीं रहा है, तो ये ऐसे रहेगा। तो फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर। सो दिस इज अ रियल फोर्स। रियल फोर्स होना चाहिए। जैसे आप एग्जांपल ले लेंगे, तो ये मान लो सन है और ये अर्थ है। तो अर्थ घूम रहा है, तो सन कंटिन्यूसली, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द सन इज एक्टिंग ऑन द अर्थ, that is acting as the centripetal force, that's why it is going in the orbit. अभी पॉइंट आता है, ये अर्थ को यदि ये अट्रैक्ट कर रहा है ना, तो ये इधर जा रहा है, तो अर्थ क्यों नहीं जाता इधर? तो इसका पॉइंट ये है कि द अर्थ इज इन मोशन। तो ये मोशन में है, सामने की तरफ जाता है, तो इसलिए ये इधर नहीं जाएगा। अब यदि ये रेस्ट में आ गया, इधर इसका वेलोसिटी नहीं है, तो ये पक्का इधर चले जाएगा। मान लीजिए ये वेलोसिटी ख़त्म हो गया, तो अर्थ उसी समय सन की तरफ जाना शुरू करेगा। अभी ये फिर इधर क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि सन इसको अट्रैक्ट कर रहा है एवरी पॉइंट में, एवरी मोमेंट। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन। सो नेम द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स। अभी और एक पॉइंट है, ये बॉडी आगे की तरफ जा रहा है, जिसमें छोटा सा एलिमेंट लेंगे यहाँ पर, तो ये स्ट्रेट माना जा सकता है और ये इस डायरेक्शन में होगा, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट, है ना। तो वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। अभी टेंजेंट क्या है? एक जो कर्व है, उस कर्व को जो एक ही पॉइंट में टच करता है, उसको टेंजेंट बोलते हैं। तो अभी यहाँ पर यदि हम ड्रॉ करना चाहेंगे, तो इस यदि बॉडी ऐसे जा रहा है, तो इधर ड्रॉ करूँगा मैं, तो वेलोसिटी का डायरेक्शन इधर होगा, इस पॉइंट पे। तो देखिए इधर में उधर था, यहाँ पर जाते जाते नीचे आ गया, तो वेलोसिटी चेंजेस डायरेक्शन। तो इसका डायरेक्शन लेना जरूरी है, इसलिए चेंजेस डायरेक्शन, सो इट इज अ वेरिएबल क्वांटिटी हियर। तो वेरिएबल है और क्योंकि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर है और वेरिएबल भी है, मतलब चेंज हो रहा है। तो स्पीड सेम है, जैसे 5 मीटर पर सेकेंड 5 मीटर पर सेकेंड ऐसे जा रहा है, लेकिन फिर वेरिएबल स्पीड क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट चेंजेस द डायरेक्शन। ये इंपॉर्टेंट, ओनली ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन वेलोसिटी इज वेरिएबल। v is along the tangent, f is towards the center। तो इसलिए यहाँ एक्सेलरेशन भी लेते हैं, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, वो भी टूवर्ड्स द सेंटर। अभी फोर्स का भी डायरेक्शन चेंज हो रहा है हमेशा फोर्स, तो कांस्टेंट फोर्स है लेकिन वेरिएबल है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज हो रहा है, कभी इधर लग रहा है, यहाँ है तो उधर लग रहा है, तो हम फोर्स को भी वेरिएबल बोल सकते हैं। एक्सेलरेशन है ऑल्सो चेंजिंग डायरेक्शन, एक्सेलरेशन इज अलोंग द फोर्स, अलोंग द रेडियस, तो वो भी वेरिएबल है। सो वन क्वांटिटी व्हाट इज यूनिफॉर्म स्पीड, वन क्वांटिटी विच इज़ वेरिएबल, तो वेलोसिटी लिख दीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन ये आता है। तो अभी ये इनर्शिया के लिए ये आगे जाना चाहता है ना, आगे जाना चाहता है, लेकिन वो कंटिन्यू फोर्स है, तो इसलिए ये सर्कुलर मोशन में एक पाथ में जाएगा। तो अभी इसके पास क्या है, वेलोसिटी यानी इधर जाने का टेंडेंसी। तो मान लीजिए एक स्ट्रिंग को ऐसे ले लीजिए और एक पत्थर ले लीजिए, है ना, और इसको ऐसे घुमाइए, पत्थर को घुमाइए, तो आप देखेंगे ऑटोमेटिकली ये स्ट्रिंग ऐसा ढीला नहीं रहेगा,
तो ये स्ट्रेच हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेंशन आ गया। सो टेंशन ऑन द स्ट्रिंग विल प्रोवाइड सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन फोर्स। तो ये इधर घूमना शुरू करेगा। तो टेंशन विल बी ऑन द स्ट्रिंग एवरी टाइम। ये अब मान लीजिए यहाँ पर आया, ऐसे घूम रहा था, है ना, यहाँ पर आया, चलिए यहाँ पर ले लेते हैं, और ये रस्सी टूट गया, तो क्या होगा? तो ये बॉडी किधर जाएगा? तो इधर का सेंस है ये, तो इसको तो इसका वेलोसिटी तो इधर है। अभी यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं रहेगा क्योंकि रस्सी टूट गया, टेंशन नहीं होगा, तो ये बॉडी इधर जाएगा। तो अलोंग द टेंजेंट where this from where this centripetal force is missing, और ये वेलोसिटी मिस करेगा, नहीं रहेगा, तो फिर ये इधर जाना शुरू करेगा, जैसे अर्थ के बारे में मैंने बताया। तो ये है कुछ पॉइंट। अभी एक बॉडी ऐसे जा रहा है और उसको यहाँ इस फ्रेम से हम देख रहे हैं, तो जब ये टूट गया तो ये यहाँ चला गया। अभी ये भी, हम भी घूम रहे हैं और ये बॉडी भी आगे जा रहा है। तो जब हम यहाँ जाएंगे तो ये बॉडी देखेंगे यहाँ पहुँच गया, ऐसा है, तो हमको लगेगा कि ये हमारे सामने ही है, पहले यहाँ था, अभी यहाँ चला गया, यानी कि इस लेवल में चला गया, यहाँ पर इस लेवल में। तो हमको लगेगा कि ये बॉडी तो ऐसे जा रहा है क्योंकि हमारे सामने ही रहेगा। अभी ये इधर जाएगा, हम यहाँ जाएंगे, तो ये फिर हमारे सामने ही रहेगा, लेकिन वो बाहर चला गया, इस डिस्टेंस में चला गया, तो लगेगा कि ये बॉडी जो है, हमको लगेगा यहाँ से कि ये बॉडी बाहर की तरफ जा रहा है, लेकिन एक्चुअली नहीं जाता है, तो एक्चुअली तो जा रहा है इधर, लेकिन हमको लगेगा क्योंकि हमारे सामने 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 रहता है, तो हमको लगेगा तो ये तो हमारे सामने से दूर जा रहा है। देखिए यहाँ चला गया, फिर यहाँ चला गया, इस डिस्टेंस में। तो इसलिए हम एज्यूम करेंगे कि कोई एक फोर्स है जो इसको बाहर की तरफ ले जा रहा है, तो उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। लेकिन ये एक्चुअली ऐसे कोई जा रहा है, ये बॉडी यहाँ से ऐसे जा रहा है, नहीं जा रहा, ये तो इधर जा रहा है, वो तो हमको लगता है ऐसे कि ये इधर जा रहा है, तो इसलिए ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, देखिए यहाँ पर मैंने लिखा सेंट्रीपिटल फोर्स रियल फोर्स, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वर्चुअल फोर्स है, या फिक्टिशियस बोलते हैं इसको, डुप्लीकेट, फिक्टिशियस फोर्स। और किधर लगता है? अवे फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रीपिटल फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स अवे फ्रॉम द सेंटर। ये हो गया। अभी ये रियल फोर्स नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट द रिएक्शन फोर्स, नॉट द रिएक्शन फोर्स, अपोजिट है लेकिन रियल फोर्स नहीं है, नॉट द रिएक्शन फोर्स। तो इस तरह से ये डिफरेंस आ सकता है और डायग्राम आ सकता है, मार्किंग ऑफ वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन ये आ सकता है, और ये कुछ क्वेश्चंस इसमें से पूछ सकते हैं। तो इस तरह से आप चैप्टर 1 रिवाइज कर सकते हैं। थैंक यू।